अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो बीबीए और बीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने 4 सालों की डिग्री में जो सीखा होता है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है एक रिपोर्ट में। इसकी एक ये भी वजह है कि जूं ही आप इंडस्ट्री में जा रहे हों तो आप तैयार होके जाएं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, इंडस्ट्री के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। इसके बारे में गाइडलाइंस ऑनलाइन बहुत कम अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएट करने जा रहे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता। तो ये एक सीरीज ऑफ 5 वीडियोस है जिसमें इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, इसमें टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, सुपरवाइजर को कैसे डील करना है, रिपोर्ट का चैप्टर 1 कैसे लिखना है, 2 3 4 5 कैसे लिखना है, फिर उसको डिफेंड कैसे करना है, फिर राइटिंग क्या स्टाइल होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स। और डिफेंड करके फाइनल जब सबमिशन करनी है उसको कैसे करना है, उसके बाद फिर उसको सीवी में लिखकर जॉब कैसे लिखनी है, जॉब कैसे लेनी है। ये सारी जो गाइडलाइंस हैं वो इस प्रोजेक्ट में, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ 5 इनमें अवेलेबल हैं। तो ये उर्दू में अवेलेबल हैं 5 वीडियोस की सीरीज में। हर वीडियो बहुत डिटेल्ड है, फुल गाइडलाइन है। अगर आपको प्रोजेक्ट, अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब भी प्रॉब्लम हो किसी भी मामले में, आपने इस वीडियो सीरीज को देखना है। आपके हर पॉइंट का आंसर हो चुका होगा इन वीडियोस में। और अगर आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो मेरा इंग्लिश का एक चैनल है, डॉक्टर फारूक बुजदार बिजनेस एआई एंड रिसर्च चैनल। वहाँ पे एक कंप्लीट 2 घंटे का एक वीडियो में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का गाइडलाइन है। खास तौर पर वो यूनिवर्सिटियाँ जो डबल ए सीएसबी हों, इंटरनेशनल कैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल भी पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको भी मैंने देखा है। यहाँ पे हमने थोड़े से पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्जांपल्स देनी है। टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊँगा कि टॉपिक्स आपको कौन-कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो इस वजह से ये जो खास तौर पर वीडियो है, पाकिस्तान और इंडिया के कंटेक्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं। और इसको भले आप 2026 में देख रहे हैं, 2030 में देख रहे हैं, आपके लिए ये गाइडिंग वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह ताला। ये पूरा सीरीज़ आपके लिए गाइडिंग वीडियो साबित होगा। थैंक यू। पार्ट 1 बाय 5 हमारे प्रोजेक्ट का ही है। थोड़ा-सा हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को या कैपस्टोन प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। कैपस्टोन प्रोजेक्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए जो 4 ईयर का हो, उसके लिए बीबीए का हो, बीपीए का हो, बीएस की कोई भी डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस हो या बीएस में जो है ना अकाउंटिंग के हों, जिस भी फील्ड के हों, उनके लिए एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। ये करता ये है कि इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम ऑल द मेजर डिसिप्लिन्स। ठीक है, जितने भी आपने बिजनेस डिसिप्लिन पढ़े हैं उन सब के आपका नॉलेज इसमें यूज होगा। स्टूडेंट ने क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, अपने एनालिटिकल स्किल दिखाने हैं, रिसर्च के स्किल दिखाने हैं और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज जो उन्होंने सीखी हैं वो दिखानी है। इसका एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है ताकि आपकी जो रेडीनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट है वो डिपिक्ट हो जाए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हैं, किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए रेडी हैं, या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू आइडिया को लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए आप रेडी हैं, या फिर आप हायर स्टडीज के लिए, एमबीए एमएस के लिए रेडी हैं। तो अब आपको आइडिया होगा कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हम इंसान जब तक हमारी क्लैरिटी ना हो कि हम ये जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमें क्लैरिटी ना हो तो हम नहीं करते। और एजुकेशन की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट कुछ भी काम करे उससे पहले उसको क्लैरिटी हो। अब जो ही आप इन लेक्चर्स को ऑनवर्ड इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि वाकई आप अगर ये वाला प्रोजेक्ट सही से करते हैं तो कितने स्किल्स आप गेन करेंगे, इंडस्ट्री के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, आपके अपने लिए इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंट है। हमने इस चीज़ में ये भी देखा है कि हायर एजुकेशन का जो 2026 की पॉलिसी है, उसमें ये कंपल्सरी है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। वर्ल्ड वाइड एक मॉडल है, जिसमें 3 क्रेडिट आवर का आपके पास ये प्रोजेक्ट होता है। तो इसका जो फ़ोकस है, वो ये है कि आपकी अप्लाइड लर्निंग हो जाए एंड जो आपने सीखा है, उसको आप अप्लाई करें और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी देखी जाए, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करें। दूसरा, स्टूडेंट क्या करें, मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स करें। यानी आपका पहले जो एग्ज़ाम वाला था, वो आपका एक आउटकम था मेजरेबल, लेकिन कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आपने अभी तक नहीं किया जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स मिलके और जितने भी आपने पिछले 4 सालों में पढ़े हैं, उनका रिजल्ट सामने आए। और फिर ये भी हो कि जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है आजकल, हायर एजुकेशन की वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान, इंडिया में, उसको भी हम जो है ना अलाइन कर सकें इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में हमें ये वाली चीज़ें सीखनी है। अगर हम बिल्कुल पर्पस देखें, वो ये है कि क्लासरूम थ्योरी से हम इंडस्ट्री की तरफ अब जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल ऐसे सोचें इस प्रोजेक्ट को करते हुए कि आप प्रोफेशनल हैं। तो इसमें हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। यानी पहले आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो क्लास फेलोज़ के साथ मिल के किए हैं, क्लास के लोगों ने किए हैं। अब आपके प्रोजेक्ट वो हैं जो आपने इंडिपेंडेंटली करने हैं। आपने अपने स्किल यूज़ करने हैं,
ऑब्वियसली आपने आज तक सुपरवाइज़र को मैनेज नहीं किया, सुपरवाइज़र को कैसे मैनेज किया जाए? जब आप जॉब पे जाएँगे तो आपको सुपरवाइज़र को मैनेज करना है। यानी वो आपसे खुश रहे, आपके अप्रेज़ल्स वो अच्छे करता रहे और सबसे बढ़कर आप उसके लिए फीडबैक वैल्यूएबल हो, क्योंकि उसने भी तो ग्रो करना है ना, आपने ग्रो करना है। तो कंपनीज़ में अगर प्रोफ़ेशनल स्किल्ड लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। दूसरा, आपकी प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंटेशन और प्रेज़ेंटेशन स्किल्स हो। यानी एक चीज़ आपने प्रेज़ेंट की है, आपने क्लास में किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब आप प्रोफ़ेशनल बनते हैं, आपकी पूरी कंपनी देखती है। वो असाइनमेंट के नंबर आपको नहीं मिलते कंपनीज़ में, बल्कि आपको उसपे रिवार्ड मिलता है। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा, तभी आप अच्छी कुछ प्रोफ़ेशनली प्रेज़ेंट करेंगे। फिर एथिकली लोगों के आगे उसको डिफेंड कैसे करना है, तो ये भी आप सीखेंगे। और फिर आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है और इंडस्ट्री एक्सपोज़र है, वो इस प्रोजेक्ट से इंशाअल्लाह ताला बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमारे आउटकम ये हैं कि एक तो आपको बिजनेस फ्रेमवर्क्स को रियल प्रॉब्लम्स में जो है ना, जो एप्लीकेशन है वो आपको आना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क्स आपने पढ़े हैं वो रियल प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करते हैं और आप उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। इस टाइम पे मेरा एक कोर्स है आईसीटी का, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से डीएसएस डेटा बेस्ड डिसीजन सिस्टम्स हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस है, एमआईएस है, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो आप जब एनालिसिस कर रहे होंगे, मैं आपको एक-एक स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपने एनालिसिस करना है और कैसे आप उससे डिसीजन ले सकते हैं और किस तरीके से वो लोग जो आपके मैनेजर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो उसको समझते हैं और उस डिसीजन के बेस पे कंपनी बेहतर तौर पर चल सकती है, अगर आप डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तीसरी चीज़ इसका लर्निंग आउटकम ये है कि आप प्रोफेशनल, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो। देखिए, हम 99% ऑफ द केसेज़ में जहाँ हमारी बोली हुई बातें जाती हैं, जहाँ हमारी रिटन कम्युनिकेशन जाती है, हम खुद नहीं जाते। तो आप इस प्रोजेक्ट में ये भी सीखेंगे कि अगर आपने जहाँ नहीं जाना, आपने जो लिखा है, आप वही लिखें जो आप लिखना चाहते हैं और फिर अगला भी वही समझे जो आप कहना चाहते हैं। ये होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। और फिर जब आपने कुछ लिखा, उसको आपने पब्लिकली डिफेंड भी किया, 2-4 लोगों के आगे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये हमारा आउटकम है कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए और प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाए। अच्छा, जो हमारे यहाँ ना आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑब्वियसली उसमें हर प्रोग्राम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एश्योरेंस ऑफ लर्निंग भी होती है, तो हम ये काम भी करना चाहते हैं। एनबैक की कोर गाइडलाइंस है, नेशनल बिजनेस एक्रेडिटेशन काउंसिल है, पूरे वर्ल्ड वाइड में हर जगह नेशनल बिजनेस का काउंसिल होता है, उसकी भी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप उनकी गाइडलाइंस को भी फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक स्किल्स है लॉन्ग टर्म 10 साल आगे सोचने की, वो कितनी है, फाइनेंशियल और एथिकल रीजनिंग आपकी कितनी है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट चाहती हैं, तो उस बेस पे आपकी रीजनिंग कैसी है। आपके डिसीजंस आइडियली ऐसे होने चाहिए जो कंपनीज को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करें, लेकिन साथ साथ एथिक्स का भी आपने ख्याल करना है। आपने अंडर द लॉ, अंडर द एथिक्स रहकर वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, अपनी स्ट्रेटेजिक स्किल, फाइनेंशियल स्किल, एथिकल रीजनिंग। ये हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे, बिजनेस के, बीबीए के, बीएस के सारे प्रोग्राम्स के। दूसरा, इंडस्ट्री रेलेवेंस एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी मीट हो। यानी हम जो आपको डिग्री करवाते हैं, ऑब्वियसली आपने उस स्किल को कहीं यूज करना है, तो एंड बैक की भी हम अलाइनमेंट कर रहे हैं इसमें। और जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर एक ऐसा बंदा होता है जिसका किसी भी प्रोसेस में गर्ज होता है, इंटरेस्ट होता है। अब जो आप हमारे जो जो आपकी डिग्री है, उसके स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी है, उसकी स्टेक होल्डर सोसाइटी है, उसकी स्टेक होल्डर कंपनीज हैं, उसकी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, उसका स्टेक होल्डर आपका बॉस है, उसका स्टेक होल्डर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में आपके साथ काम करने वाले आपके मुलाजिम हैं, उसका स्टेक होल्डर आपके सप्लायर्स हैं। तो हर स्टेक होल्डर्स को आपने एंगेज करना है। और इसमें फिर हम अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हर स्टेक होल्डर का एक पावर और इंटरेस्ट मैट्रिक्स होता है, वो आपने बनाना होता है। वो भी इंशाल्लाह ताला आप जब ये प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आप सीखेंगे। और ये एनबैक की कोर चीज है कि ये वाली जो स्किल है आप में डेवलप होनी चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि स्ट्रक्चर वैल्यूएशन हो जाए और आप जो है ना, हर चीज को स्ट्रक्चरली देखें और फिर पैनल आपके जो भी एक्सपर्ट पैनल होगा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, वो आपको गाइड करें, आपको वैल्यूएट करें और आप उनके आगे अपने काम को डिफेंड कर सकें। अनबैक की जो फ़लसफ़ा है, उसको भी हमने अलाइन करना है, वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड होने चाहिए बिज़नेस क्वालिटी में। अब इस प्रोजेक्ट में AACSB की गाइडलाइंस मैंने देखी हैं, सो आप इंटरनेशनली भी अपने प्रोजेक्ट को गाइडलाइन करेंगे। एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, एनालिटिक्स पे हम फ़ोकस करेंगे, एंगेजमेंट और इनोवेशन पे, एआई वर्ल्ड में आप क्या-क्या चीज़ें ला सकते हैं। जब आपके टॉपिक्स वाला जो लेक्चर है हमारा, उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। और ऑब्वियसली आपको हम प्रिपेयर कर रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, तो हम इस वजह से AACSB की भी फ़िलॉसफ़ी ये वाले प्रोजेक्ट में हमने रखी हुई है। तो आपने जो प्रोफेशनल स्किल डेवलप होनी चाहिए, टीम वर्क और लीडरशिप की स्किल ऑब्वियसली आप में होनी चाहिए। सो जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप अपने सुपरवाइज़र के साथ काम कर रहे हो, उसमें क्या होता है आपका टीम वर्क का सेंस डेवलप हो जाता है। फिर आपने डाटा कलेक्शन पे जाना है, तो आपने वहाँ पे भी अपनी लीडरशिप की स्किल दिखानी है,
ताकि लोग आपके डाटा को कलेक्ट करें। वंस एनालिसिस हो जाए, वंस उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, फिर आपने उसकी रिकमेंडेशंस लिखनी है और वो रिकमेंडेशंस में आपने इंडस्ट्री को देखना है कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है, तो आपको जो है ना प्रिंट लेना पड़ेगा, आपको उसको लाइब्रेरी में जमा करवाना पड़ेगा और आप फ्यूचर का सोच के लोगों को गाइडलाइन देंगे। तो ये टीम वर्क आपका डेवलप हो जाता है, लीडरशिप हो जाता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर बंदे का इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि हमने कोई एआई का कोई टूल बनाना है, हमने कोई ऐप बनाना है, फिर उसको आप ग्रुप में करें और ग्रुप में भी आपके टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स बन जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में नहीं भी कर रहे, आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली एक सुपरवाइजर के साथ इंटरेक्ट करें, तो भी आपकी टीम वर्क की स्किल हो जाएगी, लीडरशिप की स्किल हो जाएगी। जहाँ तक बीएस, बीबीए लेवल के स्टूडेंट्स की बात है, उनको इंडिविजुअली ये प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली कोई काम सीखने के काबिल हो जाएँ। वो सब कोई वाहिद कोई काम ऐसा होना चाहिए जिसको आपने सिर्फ अकेले किया हो। नॉर्मली क्लास में क्या होता है 50 स्टूडेंट एक ही पेपर दे रहे हैं 50, लेकिन आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा वो आपका यूनिक अपना काम होगा जिस पे आपने एंड टू एंड काम किया होता है। ठीक है, दूसरा आप टाइम मैनेजमेंट और माइलस्टोन ट्रैकिंग भी आपको सीखना चाहिए कि ये वाला जो काम है आपने विद इन 1 सेमेस्टर करना है और आपने इसके माइलस्टोन भी मैंने आपके बनाने हैं कि आपने प्रपोजल कब करना है, कितने दिनों में करना है, चैप्टर 1 कैसे लिखना है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो एक-एक गाइडलाइन आपके पास मौजूद होगी। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एथिक्स। अगर हम एथिक्स नहीं सीखते तो सारी एजुकेशन बेकार है, ठीक है? अगर आपकी स्टडी आपको ईमानदार नहीं बनाती, आपको अपने काम पे मेहनत करना नहीं सिखाती, तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और ईमानदार लोग हमेशा कामयाब रहते हैं और उनकी जो कामयाबी होती है, वो लॉन्ग टर्म होती है। जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं जिसका 10 साल का, 20 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है और वो रिस्पेक्टफुली किसी जगह पे पहुँचा है, तो चांसेस आर उसने ईमानदारी के साथ काम किया है। यहाँ हमारी जो प्रोजेक्ट में जो एथिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखनी है, वो है कि हमने प्लेजरिज्म नहीं करनी, किसी दूसरे का काम कॉपी पेस्ट नहीं करना और हमने जो फॉर्मेट फॉलो करना है एपीएस 7th रेफरेंसिंग मैंडेटरी है। मतलब ये है कि किसी की कोई बात को हमने अगर साइट कर रहे हैं, उसका रेफरेंस देंगे। एथिकल अप्रूवल फॉर ह्यूमन डाटा कलेक्शन, ये आपने लाज़मी करना है। आपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना है कि जी हम अपनी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना है कि ह्यूमन से डाटा कलेक्ट करें तो हमें एथिकल अप्रूवल चाहिए। हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे जो ज़ाती है और फिर हम जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो हम एग्रीगेट लेवल पे, औसत लेवल पे रिपोर्ट करेंगे। हम किसी बंदे के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे, डाटा कहीं पे रिवील नहीं करेंगे और रिपोर्ट्स में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसा आपने डाटा आपने इकट्ठा किया है, उसके रिज़ल्ट भी आपने वैसे रिपोर्ट करने हैं। अच्छा, जो पाथवेज़ आपके पास अवेलेबल हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट में कौन-कौन से आपको डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, उन सबसे पहली चीज़ आप रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे आप बीआरएम में सीखते हैं, आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। टॉपिक सिलेक्शन के लिए आपके पास प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं, कहाँ किस बेस पे टॉपिक सिलेक्शन करते हैं? या तो जनरली आपका एक फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कह सकते हैं कि आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है मैं कह देता हूँ इसको, ठीक है? आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपका एचआर में इंटरेस्ट है। तो ये आप अपने जो है ना एच लिख देता हूँ मैं, एचआर में इंटरेस्ट है तो अपने हिसाब से यहाँ से आपको रिसर्च प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, वहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं इनमें लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने कंज्यूमर बिहेवियर तो पढ़ा होगा, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग का अब एआई के दौर में कैसा होगा, इससे आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने फाइनेंस तो पढ़ा होगा, लेकिन पर्सनल फाइनेंसेस को एआई के टूल्स कैसे बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, कंपनीज़ का जो स्टेटमेंट बनता है उसको एआई के दौर में कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये आप फाइनेंस में पढ़ सकते हैं। एचआर में आजकल वर्चुअल टीम्स बन रही हैं, नई-नई ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, वर्चुअल रियलिटी आ रही है, एआई के टूल्स आ रहे हैं, तो एचआर में क्या तब्दीलियाँ आ रही है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के नए-नए टूल्स आ रहे हैं एआई बेस्ड, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो य या तो आप टॉपिक पे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एट द सेम टाइम एज़ अ स्टूडेंट वो आप जो है ना चीज़ों के यूज़र भी हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स के यूज़र भी हैं। तो आपके मोबाइल में क्या मसले हैं, जो आपको समझ आ रहा है कि जो मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या मसाइल हैं, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा मोबाइल्स का मसला है बैटरी। बैटरी खराब हो जाता है हर 2 साल बाद, तो लोग बैटरी की वजह से नया मोबाइल चेंज कर देते हैं। दूसरा क्या है कि अवेलेबल जो मोबाइल फ़ोन बनाए जाते हैं, वो अपग्रेड नहीं होते। और वो अगर अपग्रेड नहीं होते, उनका कैमरा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से अपग्रेड नहीं होता, हार्डवेयर तो अपडेट नहीं होता, तो वो कैसे अपडेट किया जा सकता है? यानी इस तरह के क्या लैपटॉप बनाए जा सकते हैं फ्यूचर में कि सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्ज़न हार्डवेयर पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सके? फिर इसके अलावा ये भी है कि क्योंकि दुनिया में इतने ज़्यादा फ़ोन बन रहे हैं, तो उनको डंप कैसे किया जाता है, उनको ख़त्म कैसे किया जाता है? तो हम आजकल लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन हर बंदे के पास है, ऑब्वियसली जो पुराने हो जाते हैं, तो उनको ख़ात्मा कैसे किया जाता है? तो ये भी एक एक तरीका है और जो नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें बन जाती हैं, तो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें कहाँ जाती हैं,
उनको बेहतर तौर पर कैसे यूज़ किया जा सकता है, इस पे आप अपना प्रॉब्लम देख सकते हैं। दूसरा, आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या मसाइल आ रहे हैं, आप इसका भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट को क्या मसाइल आ रहे हैं। स्टूडेंट करियर कन्फ्यूजन में है, स्टूडेंट बार-बार सुन रहे हैं कि एआई स्किल रिप्लेस कर रही है, स्टूडेंट को नहीं पता कि फ्यूचर कितना वोलेटाइल है, ठीक है? तो इस पे भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा स्टूडेंट्स के लिए, जॉब्स का फ्यूचर कैसा होगा, तो आप अपने ही मसाइल को देख के कर सकते हैं। तीसरा, ये यानी आप अपनी ज़ात के रिलेटेड भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तीसरा क्या है कि आप इंडस्ट्री को देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ वैनिश होती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर देखी जाए, तो फार्मर्स के इतने मसाइल हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखी जाएगी, तो जैसे एक फैक्ट्री है, वो कोई मशीन लेकर आती है, कोई भी और अचानक वो मशीन की डिमांड खत्म हो जाती है। आप देखते हैं कि जी जो इलॉन मस्क है, वो कहता है कि जी मैं सैटेलाइट से लोगों को इंटरनेट दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट कंपनियाँ, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में टावर बिछा दिए, इन बेचारों का क्या बनेगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो कैसे होगा? जैसे आप 2G पे थे, फिर 3G पे, फिर जी 5G, 6G पे आ जा रहे हैं, तो हर दफ़ा इक्विपमेंट नया चाहिए होता है, तो पुराने इक्विपमेंट का क्या होता होगा? उन कंपनीज़ का क्या बनता होगा, जो पुराने वाले इक्विपमेंट पे काम कर रही हैं, ठीक है? और फिर क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो फैक्ट्री ओनर है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ओनर है, क्या वो बार-बार अपने वेंडर बदलता है? क्या वो बार-बार अपनी मशीन बदलता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि जैसे प्रोडक्शन होती है, अब ये मोबाइल फ़ोन है, इसका एक कवर है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 100 चीज़ें हैं। अब जो भी बंदा इनके इक्विपमेंट को बना रहा होगा, उसको एक फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स होते हैं जो लोहे को मोड़ते हैं, बनाते हैं, रबड़ को बनाते हैं, मोड़ते हैं। तो अब उस तरह की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, मैंने स्टार्टस प्लास्टिक्स का मैं एडवाइज़र रहा हूँ बहुत अर्सा, कनाडा की कंपनी है उनका, और मैं ज़ाती तौर पर भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ। तो एक मशीन मिलती है मिसाल के तौर पर 2 करोड़ की, मैंने 2 करोड़ की मशीन मँगवा ली पाकिस्तान में, और मैंने कहा कि मैं इस मोबाइल फ़ोन के कवर बनाऊँगा। अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन के डायमेंशंस के हिसाब से, कवर के हिसाब से डिफरेंट मुझे ना वो किट मिल जाते हैं, जिनको डाल के मैं रबड़ बना सकता हूँ। अब यूँ ही ये इंडस्ट्री मोबाइल फ़ोन की चेंज हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो मेरे उस 1 करोड़ की मशीन का क्या होगा? वो क्या बनाएगा? अब उस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं रही, जिस चीज़ की मेरे पास एडजस्ट सेटलमेंट वाली चीज़ें आ गई थी। तो वो पूरा का पूरा ये जो सारी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, इन पे आपने एड्रेस करना है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, लोगों का जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो कैसे सर्वाइव करें, ट्रेडिशनल लोग अपडेट कैसे हों, तो एक तरीके से आप रिसर्च प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपने जो है ना टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, इंडस्ट्री के बेस पे, या कोई कांसेप्ट चेक करना होता है, या जनरल प्रॉब्लम से ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। फिर उसके बाद आप रिसर्च लिटरेचर करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं। एक-एक चीज़ मैं आपको ऑनवर्ड समझाऊँगा। फिर दूसरा होता है बिज़नेस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, ठीक है? हम जब बीबीए करते हैं, आप बीएस करते हैं, तो आपको पता है कि इस बिज़नेस को क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप इन हैंड किसी भी कंपनी को कह सकते हैं, मैं आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबको पता है कि फार्मेसी के केस में मेडिकल कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। आप इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, वो मेडिकल मेडिसिन में डील कर रही हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हर मेडिसिन की भी 2 नंबर मेडिसिन बन रही है। अब एक आम आदमी कैसे एक मेडिसिन की चीज़ को देख सकता है कि वो सही है या नहीं है, क्या वो प्रॉपर मेडिसिन है या नहीं है, ठीक है? तो फिर एक सेक्शन में आपको मल्टीपल ऑब्वियसली आए रोज़ आप ये भी देखते हैं कि जी वो ड्रग वालों ने कोई केस पकड़ा किसी का, तो वो मेडिसिन सही नहीं बेच रहे थे। इसी तरीके से जो हमारे पास वो बिज़नेसेज़ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती हैं, आए दिन वो रेगुलेटरी प्रोजेक्ट्स में फँसे रहते हैं, ठीक है? टैक्स कंसल्टेंसी का आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में मर्जर और एक्विजिशंस होते हैं, उनको आप कैसे कर सकते हैं? तो बिज़नेस कंसल्टेंसी का आप एक प्रोजेक्ट, उसपे भी आप फाइनल ईयर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, बिज़नेस प्लान और स्टार्टअप प्लान। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा ना कि हमारे इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ ये है कि हम आपको ये सिखाएँ कि जनाब आपने नया बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, आपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कैसे करना है। अब अगर आपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना है, तो ए टू ज़ी उसका प्लान तो बनाना होगा। बिज़नेस प्लान क्या करता है? बिज़नेस प्लान ये देखता है कि मार्केट में पहले कितने लोग हैं, वो कितने रुपए पे चीज़ बेच रहे हैं, मैं कौन-सी चीज़ लाऊँगा, कितने पे बेचूँगा, और क्या मेरे मार्केट में डिमांड है कितनी है एक चीज़ की, कितने लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं प्रोवाइड करूँगा, किस प्राइस पे प्रोवाइड करूँगा, क्या मुझसे लोग लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर मैं बनाता भी हूँ, तो मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट क्या आएगा। और लॉन्ग टर्म क्या ये सस्टेनेबल फाइनेंशियल कॉस्ट है, और मैंने बाहर के कंपटीशन से कैसे डील करना है। तो स्टार्टअप मॉडल अगर मैंने करना है, तो मुझे क्या-क्या चाहिए होगा, ठीक है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, पेस्टल एनालिसिस करते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आप प्रोजेक्ट में, फाइनल प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। और फिजिबिलिटी एनालिसिस भी होती है कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2014 या 15 में जब एपीएस का नहीं 16 में जब एपीएस का वाक़या हुआ था, तो मैं उस वक़्त टेलीकॉम में था और मैं स्ट्रैटेजी में बैठा होता था। तो हम ये देखते थे कि हम हमारे लिए कौन-सा प्रोडक्ट फ़िज़िबल है, हम कौन-सा प्रोडक्ट कर सकते हैं,
तो हम क्या करते थे, हमने कहा कि जी क्योंकि अब माँ-बाप बच्चों के बारे में परेशान हैं तो किड वॉचेस बनाते हैं। अभी आप गूगल करेंगे तो आपको किड वॉचेस नज़र आ जाएँगे। ज़ोंग ने भी बनाया, टेलनार ने भी बनाया, यूफ़ोन ने भी बनाया। तो हम अब किड वॉच के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक तो ये था हम पूरी टीम बनाते और वो किड सेक्शन की जो है ना प्रोडक्ट्स बनाती रहती। दूसरा ये था हम किसी वेंडर से मंगवाते, उनके साथ कोलैबोरेट करते और किड वॉच इंट्रोड्यूस कर देते। तो बहुत सी कंपनियों ने ऐसे किया है और जो ही एपीएस का वाक़या थोड़ा-सा धीमा पड़ता गया तो माँ-बाप ने किड वॉचेस बच्चों को लेना छोड़ दी है। अब आप किड वॉच का कांसेप्ट नहीं देखते। तो प्रोडक्ट की फिज़िबिलिटी देखनी होती है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कब तक रहेगी, कब तक सस्टेन करेगी, क्या ये प्रोडक्ट हम बना भी सकते हैं, इस पे कितना कॉस्ट आएगा, इसकी कितना आर-एन-डी आएगा, क्या उतने में प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा करना ज़रूरी होता है और फिज़िबिलिटी एनालिसिस प्रॉपर रिपोर्ट की आपको मैं गाइडलाइंस दूँगा इस पूरी सीरीज़ में। लेकिन फिज़िबिलिटी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है, आप जैसे समझ रहे होंगे कि जी वो टेलीकॉम कंपनीज़ के लोग फेल हो गए फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बना के। फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बड़ी से बड़ी दुनिया की कंपनीज़ की फेल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल ने जो स्मार्ट वॉचेस बनाए थे, उनकी फिज़िबिलिटी प्रॉपर नहीं की गई थी, इस वजह से स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड ही लोगों का नहीं बना। समटाइम्स प्रोडक्ट सही होता है, लेकिन मार्केट ही एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। आपके बड़े-बड़े जो लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न है, अमेज़न म्यूज़िक के बिज़नेस में था। अब ये ई-कॉमर्स रिटेल में तो म्यूज़िक के बिज़नेस में उनका काम नहीं चला, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की फिज़िबिलिटी सही नहीं होती, लेकिन फिज़िबिलिटी एनालिसिस की स्किल हर चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो आप एक फिज़िबिलिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट या चीज़ लॉन्च करने से पहले। अच्छा, उसके बाद क्या है इनसाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है ना? आपने किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को भी आप कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट करके मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं ज़ोंग में था तो हमने क्या किया, एसी नील्सन को एक प्रोजेक्ट दिया कि पूरे पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट करो। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया इप्सॉस को कि पूरे पाकिस्तान से डाटा इकट्ठा करो। हम रीब्रांडिंग करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री की। ये क्योंकि इंडस्ट्री पहले जो 14-15 से पहले 3G पे चलती थी, जहाँ लोग कॉल्स करते थे, फिर ये इंटरनेट पे आया, तो उसके लिए हमें ज़रूरत था रीब्रांडिंग का। वैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी वो क्या बोलते हैं कॉटन की फैक्ट्रीज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देख सकते हैं। तो ये आपके पास अवेलेबल पाथ है। अब हर पाथ की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने करना है, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएँगी इंशाअल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है? इसमें आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी करनी पड़ेगी, ठीक है? ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, मेथोडोलॉजी में क्या करना है, परेशानी की बात नहीं है क्योंकि हमारा पहला लेक्चर सिर्फ़ आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा आपने एनालाइज़ करना है। प्राइमरी डाटा वो होता है कि किसी भी मामले में जो रियल बंदा है, उससे आप पहली दफ़ा डाटा इकट्ठा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। उस जगह पे जिन लोगों ने एक्सीडेंट को देखा, उनके पास सबसे पहले आप जाएँ, आप उनसे पूछें ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो आपको बताते हैं ये एक्सीडेंट ऐसे हुआ है। तो वो जो डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो प्राइमरी है। जब आप उसको इकट्ठा करके पब्लिश करेंगे, कोई दूसरा बंदा उसको इस्तेमाल करे, उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा। तो जो पब्लिशेबल डाटा है वो सेकेंडरी होता है और वो डाटा जो हम पहली दफ़ा इकट्ठा कर रहे हैं वो प्राइमरी डाटा होता है। और जब हम उसको इकट्ठा करते हैं फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उससे इनसाइट्स और इन्फरेंसेस निकालते हैं। यानी उससे हम मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किसकी गलती थी, ये इनसाइट्स होता है। उसके बाद एनालिसिस हम करते हैं कि अच्छा इस रोड पे इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनको फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, किस किस फैक्टर पे काम किया जा सकता है। तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हम इस तरह के टॉपिक्स को देखेंगे और आखिर में ये होगा कि ये जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक रिपोर्ट होगा। ऑब्वियसली इसमें हम एग्जीक्यूटिव समरी करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, एक-एक चैप्टर का मैंने आपको गाइड करना है, उसमें क्या कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, क्या फ़ॉन्ट साइज़, एक-एक चीज़ के बारे में। तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट था। दूसरा है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स जो बेसिकली होते हैं ना, वो कोई अप्लाइड वो एक प्रॉब्लम इन हैंड होता है, उसको सॉल्व करते हैं। सो जैसे आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि जी पहले हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आखिर में एक चीज़ होती है, वो होती है डायग्नोस्टिक्स कि अगर आपको लगता है कि जी आपकी स्ट्रेटजी जा रही है, गलत हो गई है, तो डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली यहाँ पे आपको कंसल्टेंट चाहिए होते हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए होते हैं। तो जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में होता है उसमें आप गैप एनालिसिस करते हैं और डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं। गैप किस चीज़ का होता है कि भी मैं मार्केट लीडर बनना चाहता हूँ पिछले 20 साल से, मेरा विजन है मैं बन नहीं पा रहा। और जी कस्टमर का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा पा रहा। और जी कस्टमर को प्रोडक्ट पे शिकायत है। ये गैप्स हैं। ऑब्वियसली एक कंपनी का काम क्या है?
कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि नॉट ओनली मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर बट एक्सीडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, दिस इज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर क्या होता है, प्रोडक्ट दे दी, बस कस्टमर की जरूरत मुकम्मल होगी, बात खत्म। सेटिस्फेक्शन ये होती है कि आपने एक्सीड करनी है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो जो भी कंपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एक्सीड नहीं कर रही, तो वो क्या है, उसमें गैप है, उसके प्रोडक्ट में गैप है, उसके सर्विस में गैप है, उसके प्रोसेस में गैप है, और वही आपने एज अ कंसल्टेंट एड्रेस करना होता है। तो गैप एनालिसिस और डायग्नोस्टिक स्टडी हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में करते हैं। इंप्लीमेंटेशन रोड मैप एंड केपीआईज, ऑब्वियसली कंपनीज में एक एक रुपया का हिसाब होता है, एक एक रुपए का पर्पस देखा जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, और हर एक बंदे की, हर एक प्रोजेक्ट की केपीआईज होते हैं, इसको बोलते हैं की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं एक रिसर्च करवाता हूँ, और उस रिसर्च से मैं ये कहता हूँ कि एम्प्लॉय के बिहेवियर में इश्यूज हैं, एम्प्लॉयज ऑनेस्ट नहीं है कंपनी के साथ, और अब उसको मैंने जो है ना ऑनेस्ट करवाना है, एंड गोल मेरा ये है कि एम्प्लॉयज ऑनेस्ट हो जाए। तो मैं कहूंगा कि जी एम्प्लॉयज ऑनेस्ट जब हो जाएंगे, तो वो अगर हमारे अच्छी परफॉर्मेंस देकर 5 करोड़ रुपया हम मजीद कमाएंगे। अब वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो मैंने ट्रेनिंग उनको उन्हें खर्चा करवाना है, उसके लिए मैं अब 2 करोड़ रुपया मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ फायदा 5 करोड़ का होगा। अगर मैंने 2 करोड़ अप्रूव करवा लिए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के कुछ केपीआई सिलेक्ट होंगे। सबसे बड़ा केपीआई यही होगा कि भाई 2 करोड़ रुपया आपने लगा दिया है, आपने कहा 5 करोड़ होंगे, तो ये 5 करोड़ कब आप कैसे अचीव करेंगे, बार बार उनकी ट्रेनिंग होगी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। फिर हर एम्प्लॉय को आप केपीआई साइन करेंगे, उसको फर्दर के भाई उसने इतने कस्टमर लाने हैं, इतना उसने मजीद रिपोर्ट बनानी है, इतना प्रोडक्ट को बेहतर करना है, तो इसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका एक पूरा रोड मैप होता है स्ट्रेटजी में, बैलेंस स्कोर कार्ड का। वो अगर आपने देखा हो, मेरे टॉप 100 बिजनेस कंसेप्ट हैं इंग्लिश चैनल के ऊपर, एक एक कंसेप्ट बिजनेस का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप सीएसएस में जा रहे हैं, पीएमएस में जा रहे हैं, अगर आप उन 100 वीडियोस को देखेंगे, आप कभी भी किसी भी टेस्ट में, आप मैं दावे से कह सकता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे फेल नहीं होंगे। सो वो एक और पूरा एक रोड मैप होता है, उसको भी आप बाद में किसी टाइम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप बीएस के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो अब तक आपने ये सारी चीजें समझ चुके होंगे आप। अच्छा, उसके बाद कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट एनालिसिस जो मैंने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कस्टमर बेस्ड भी आपने करना है। बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ऑब्वियसली आप स्टार्टअप्स के लिए बनाते हैं, इसके लिए मेरे पास एक टेम्पलेट है, मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योरशिप, उनसे मैं फिल करवाता हूँ, जिसमें आपने मार्केट, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। ब्रेक इवन आपने देखना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी ने लाजमी जाना है, वो आपने देखना है, और प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाने हैं, और इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस प्लान होगा, उसके लिए आप जब इन्वेस्टर्स के पास लोग जाते हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं वो बड़े रिच होते हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बड़े रिच होते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टर से मिलते हैं। पता है किस लिए मिलते हैं? ये अंदाजा लगाने के लिए कि क्या कोई दूसरा बंदा भी मेरे काम में पैसे लगाने को रेडी है, या मैं ही पैसे लगा रहा हूँ, आखिर में जाके डूब जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रेडी डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने जरूरी किसी से इन्वेस्टमेंट लेनी है। अगर आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं, अगर आपके पास अपना पैसा है, तो भी आपने ये देखना है कि दूसरे इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्या कस्टमर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट बनाने हैं। और ऑब्वियसली जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपना पैसा नहीं लगाती, वो अपने कंपनीज के स्टॉक्स के थ्रू पैसे कमाते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, लोगों में उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो अल्टीमेटली आपने इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट में आप ये भी सीखते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट में हम इंडस्ट्री और मार्केट अट्रैक्टिवनेस देखते हैं, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखते हैं, रिस्क इन असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी देखते हैं हम लोग। सो फिजिबिलिटी का देखना ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या लोगों में उसकी, इंडस्ट्री में उसकी है डिमांड, क्या मार्केट अट्रैक्टिवनेस है उसके लिए, क्या ऑपरेशनली फाइनेंशियली वो फिजिबल है। ये तो नहीं है कि इस चीज़ को मिसाल के तौर पर हर बंदा ये कहता है कि ये उड़ती हुई गाड़ियाँ होनी चाहिए। अब क्या उड़ती हुई गाड़ियाँ इंडस्ट्री में इतने इस लेवल पे हम आप लोग बना सकते हैं कि लोग भी खरीद सकें? और अगर लोग खरीद सकेंगे, तो क्या उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है? और अगर वो खरीद भी लें, तो रिस्क कितना है? ठीक है ना? आपकी कंपनी के लिए कितना बड़ा रिस्क है? मिसाल के तौर पर आपने 10 गाड़ियाँ बना दी, आपको पता चला मार्केट में इसकी डिमांड तो 2 की है, 10 की तो डिमांड ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर ऑब्वियसली बंदा फँस जाएगा। ठीक है? इंडस्ट्री इनसाइट प्रोजेक्ट एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट होता है। इसमें मोल्डेड आफ्टर प्रोफेशनल फर्म लाइक एसी नीलसन एंड बोस्टन कंसल्टिंग। अच्छा, टेलीनॉर जब पहली दफा बना था, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स पे उन्होंने 2008 में 7 में राब्ता किया कि हम ना इजी पैसा बनाना चाहते हैं। तो इजी पैसा ने उनको फुल रिपोर्ट बना कर दी कि भाई आप फाइनेंशियल अगर कुछ लॉन्च करना चाहते हैं तो ये करें। आज भी
कोई बच्चा जो ईज़ी पैसा जॉइन करता है तो वहाँ के जो हेड होते हैं वो बीसीजी की रिपोर्ट देते हैं। मैंने ईज़ी पैसा में काम किया है 6-7 महीने के लिए और मैंने उस टाइम पे बीसीजी के रिपोर्ट्स देखे, बाकी रिपोर्ट्स देखे, तो तब जाके टेलीनॉर ने जो जो बैंक परचेज़ किया था, टेलीनॉर बैंक, वो 2007-8 में उन्होंने रिकमेंड किया था। उन्होंने जाके खरीदा फिर 15-16 में, तो पहले उनके साथ कोलैबोरेट करके काम किया, तो ये बीसीजी ने उनको कंसल्ट किया। मैंने खुद एसी निल्सन के साथ काम किया है जब हमने ज़ोंग की सारी रीब्रांडिंग कर रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये इंडस्ट्री इनसाइट रिपोर्ट देते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना है मल्टी बिलियन का, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ अपने ज़हन पे रिलाय नहीं कर सकते। आपने इंडस्ट्री इनसाइट प्रोजेक्ट कोई लेनी होती है, तब जाके आपने स्टार्ट करना होता है। उसमें हम करते क्या हैं, हम कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरफ जा रहे हैं, हमारा स्कोप है या नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस भी देखते हैं, मार्केट में कौन है, कितना कमा रहे हैं, डाटा विजुअलाइज़ भी करके दिखाएँगे और इनसाइट ड्रिवन रिपोर्ट भी देंगे और हाइली वैल्यूड मार्केटिंग और एनालिटिकल करियर्स से रिलेटेड भी आप लोग इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडस्ट्री इनसाइट कर सकते हैं इलॉन मस्क की स्टारलिंक का, वो पाकिस्तान में आएगा तो कितने लोग रेडी हैं? कोई इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसका आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इंडस्ट्री इनसाइट उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंडस्ट्री इनसाइट की कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी कंपनी बुज़दार इनसाइट्स की भी मिल जाएँगी। हम इंटरनेशनल यॉट्स दुबई के बारे में हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। हमने एक होली कुरान की एप्लीकेशंस की एक इंडस्ट्री इनसाइट की रिपोर्ट बनाई थी। वो सऊदीया की कंपनी है, मस्क फाउंडेशन, उसने हमें कहा था इंडस्ट्री रिपोर्ट बनाने को, तो हमने वो बनाकर दी थी। तो ऑनलाइन आपको इस तरह की और बहुत सी कंपनीज़ मिलेंगी जो इंडस्ट्री इनसाइट प्रोजेक्ट मॉडल पे काम करती हैं। सो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में सुपरवाइज़र का क्या रोल होगा? सुपरवाइज़ आपको गाइड करेगा आपकी रिसर्च की डायरेक्शन में, सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ड्राफ्ट जो आप लिख के आएँगे उनको देखेगा, फिर देखेगा कि एजुकेशनली सही है, नहीं है। आपके माइलस्टोन सेट करेगा, आपको फीडबैक देगा और आपको वाइवा के लिए तैयार करेगा। तो ये भी एक कोशिश है, ये वीडियो, ताकि आपका ज़हन बने और आप जो है ना अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकें। स्टूडेंट ने क्या करना है? रेगुलरली सुपरवाइज़र से मिलना है, ऑथेंटिक रिलायबल डाटा कलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट को ओन करना है। देखिए, प्रोजेक्ट आपके सुपरवाइज़र का नहीं है, प्रोजेक्ट आपका है और पब्लिशिंग, रिपोर्टिंग हर चीज़ की एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। टाइमलाइन आपके प्रोजेक्ट में क्या होंगी? सबसे पहले सेमेस्टर स्टार्ट होती 1 से 4 वीक में आपने प्रपोज़ल बनाना है। 5 से 8 में लिटरेचर बनाना है, 9 से 12 में डाटा कलेक्शन करना है, एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग करना है और फाइनेंशियल सबमिशन और डिफेंस देना है। असेसमेंट के आपके कुछ कंपोनेंट होंगे, जिस तरीके से मिड टर्म प्रोग्रेस इवैल्यूएशन होगी, फाइनल रिटन रिपोर्ट होगा, वाइवा वॉइस होगा और प्लेजरिज्म कंप्लायंस रिपोर्ट होगी। कॉमन रीज़न जिसकी वजह से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चे फेल होते हैं, डाटा गलत इकट्ठा करते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो कुछ भी उससे इनसाइट नहीं निकलता और डाटा में स्क्यूड डाटा होता है। आप एनालिसिस ऑब्वियसली हम आपको सिखाएँगे, मैं आपको सिखाऊँगा तो उसके थ्रू भी आपको पता चलेगा कि जब हम एनालिसिस करते हैं डाटा का तो पूरा आपका पिछला आपने अगर ईमानदारी से काम किया वो भी विज़िबल होता है, अगर आपने कहीं पे डंडी मारी है, तो डाटा खुद बोलना शुरू कर देता है। थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग अच्छी नहीं होती, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों का कि थ्योरेटिकली वो अपना टॉपिक देखते नहीं हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ते। सुपरफिशियल एनालिसिस विदाउट इनसाइट्स, खामखा नंबर दे दिए, कोई मकसद नहीं निकल रहा, कोई इनसाइट नहीं निकल रही और पुअर प्रेजेंटेशन होती है ड्यूरिंग द वाइवा। ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे आपने प्रोजेक्ट किसी और से करवाया, आपने खुद नहीं करवाया। जो इंसान ने खुद ज़िंदगी में काम किया होता है, वो बोलता है, उसके एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसका काम बोलता है। तो इन मिस्टेक से आपने अवॉइड करना है। तो सक्सेस फार्मूला क्या है कैपस्टोन प्रोजेक्ट का? सबसे पहले ये है कि आप स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी करें, एकेडमिक इंटेग्रिटी का अपना ख्याल रखें, फोकस ऑन प्रैक्टिकल मीनिंगफुल एप्लीकेशंस, ठीक है? और प्रेजेंट कॉन्फिडेंटली एंड प्रोफेशनली। अगर आपने काम खुद किया है, डाटा खुद इकट्ठा किया है, तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये पहला था कैपस्टोन प्रोजेक्ट का वीडियो नंबर 1। ऐसे करके हमारी 5 वीडियोज़ आएँगी और हर वीडियो डिटेल्ड में आपको गाइड करेगी। थैंक यू।